हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और नमस्ते, मैं हूं हिमांशु निर्बान और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर, जो भारत के जाने माने डिफेंस एनालिस्ट हैं और ये इंडियन आर्मी की फोर्थ कुमाऊं रेजिमेंट से रिटायर्ड हैं। और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में इनका काफ़ी अच्छा नेतृत्व रहा था, जिसमें भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कब्जा किया था और ये उस टाइम एज कैप्टन थे उसमें। और इनका काफ़ी अच्छा नेतृत्व रहा है। चाइना से रिलेटेड जो एलएसी है और एलओसी है, उस पर इन्होंने काफ़ी समय तक सर्व किया है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे जो अफगानिस्तान के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हाल के दिनों में, और उसमें भारत का क्या नज़रिया है और भारत उसमें कैसे अहम रोल निभा सकता है अफगानिस्तान के अंदर पीस सिचुएशन को वापस बहाल करने में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू हिमांशु। जी। तो सर, मैं आपसे सर कुछ सवाल है आज मेरे, जो मैंने कुछ हाल के दिनों में जो अभी रिसेंट में डेवलपमेंट्स हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, जिसमें तालिबान जो है ऑफेंसिव मोड में है और डिफेंसिव मोड पे जो है अफगान आर्मी है। और सर देखा जाए तो अगर फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से तो अफगानिस्तान आर्मी जो है टोटल 4 लाख उनकी स्ट्रेंथ रखती है और तालिबान अराउंड 70,000 टू 75,000 की उनकी स्ट्रेंथ है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि अफगानिस्तान आर्मी की जो जवान है वो अपनी पोस्ट छोड़ कर, इतने इक्विपमेंट छोड़ के वो भाग रहे हैं, या तो वो ताजिकिस्तान में जाके शरण ले रहे हैं या फिर अपनी एबंडन पोस्ट एबंडन करके सिविलियन लाइफ में वापस भाग रहे हैं। और यही एक मोमेंटम है जो अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी तालिबान को एक मोमेंटम दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि उसके दूसरे देशों के खिलाफ जो कभी उनके खिलाफ हुआ करते थे, जैसे रशिया है और चाइना है, कभी ये लोग देश उनके खिलाफ होते थे और आज उनके सपोर्ट में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बैक एंड दे सपोर्ट दे रहे हैं। सर, आज इन सब चीज़ों पर सर हम आज चर्चा के लिए आपसे जुड़े हैं। और सर, मेरा सर आपसे थोड़ा पहला सवाल ये है कि सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आप अफगानिस्तान के फ्यूचर को कैसे देखते हैं इंडिया के नज़रिए से, उसके बारे में सब कुछ बताएं। हिमांशु, सबसे बड़ी बात, हमें थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री देखें तो भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के जो संबंध हैं बहुत अच्छे हैं, पारंपरिक संबंध बहुत अच्छे। अगर हम देखें, बचपन में भी हम लोग काबुली वाला की कहानियां पढ़ते थे और ये कोई नहीं। और कब से, जब से रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियां, बाकी प्रेमचंद की कहानियां, इस सब में जो काबुली वाला है वो एक बहुत बड़ा किरदार निभाता था। तो इसी से पता चलता है कि भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं बहुत अच्छे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यही नहीं, अगर हम देखें कि आज जब हम तालिबान की बातचीत करते हैं तो तालिबान में अधिकतर लोग जो हैं वो है पश्तून, जो पठान जिन्हें कहा जाता है। और पश्तून जो है, अगर उस देखें तो खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी कहते थे, जिन्हें जिन्हें हम लोगों ने भारत रत्न से सम्मानित किया, महात्मा गांधी के बहुत निकट थे, वो जो है वो पश्तून आइडेंटिटी को लेकर के हिंदुस्तान के साथ विलय चाहते थे 1947 में। तो ऐसे संदर्भ में जब पश्तून जो है पख्तूनिस्तान वो कहते थे, ना कि पाकिस्तान। अंग्रेजों ने कहा दो ही देश बनेंगे, या हिंदुस्तान और पाकिस्तान। उस वक्त पख्तूनों का उन्होंने जो मूवमेंट था उनका खुदाए खिदमतगार, वो जो मूवमेंट था जिसके कारण वो आगे आना चाहते थे, उन्होंने अपना पूरा जो मैं कहूँगा वोटिंग जो है वो किया हिंदुस्तान के साथ। लेकिन अंग्रेजों ने कहा नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए खान अब्दुल गफार खान, जो पश्तून के बहुत ऊंचे लीडर माने जाते थे, उनको उन्होंने गद्दार साबित कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान की जेल में ज्यादा वक्त काटा बनिस्बत 1947 से पहले अंग्रेजों के जेल में। तो ऐसी स्थिति में लगा पश्तूनों को कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, ना वो पाकिस्तानियों के साथ उनके संबंध अच्छे हैं, ना हिंदुस्तान के साथ जो वो चाहते थे, क्योंकि दूर था और एक जो मैं कहूँगा पार्टीशन का जो रूल था कि कॉमन बॉर्डर होना चाहिए कुछ, तो वो तो था नहीं, तो वो पाकिस्तान में चला गया। ऐसे संदर्भ में पाकिस्तान के बीच में एक पख्तूनिस्तान की आवाज उठी और पख्तूनिस्तान की आवाज उठने के कारण अंग्रेजों के वक्त में एक डुरांड लाइन बनाई गई। वो डुरांड लाइन थी 1893 में, इस मकसद से कि
अफगानी जो हैं, जिनका अंग्रेजों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा था जीना, और फर्स्ट अफगान वॉर, सेकंड अफगान वॉर, तो ब्रिटिश ने एक डुरैंड लाइन बनाई कि उसके उत्तर में अफगानी और उसके दक्षिण में ब्रिटिश इंडिया, और वो डुरैंड लाइन अब बन गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की बाउंड्री। इस डुरैंड लाइन के इर्द गिर्द रहते हैं तकरीबन 75 लाख पश्तून। ये समझने वाली बात है कि 75 लाख पश्तून जो देखते हैं पेशावर की तरफ, उनकी नजर है पेशावर की तरफ, काबुल और पेशावर की तरफ उनकी नजर है। पूरे दुनिया में जितने पठान लोग जिन्हें हम कहते हैं, उसमें से 42% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान में। सो मेजॉरिटी ऑफ द पश्तून पॉपुलेशन कहाँ है? पाकिस्तान में, उसके बाद अफगानिस्तान में, फिर और ये जो दोनों देशों के बीच में है, और आबादी ज्यादा पाकिस्तान में और कम। लेकिन पिछले 250 साल से अफगानिस्तान के ऊपर राज कर रहा है पठान। और हम लोग भी जब हिंदुस्तान में बात करते हैं अफगानियों की, लोधी हुआ, खिलजी हुआ, चेंगिस खान हुआ, तिमूर हुआ, बाबर हुआ, ये सारे के सारे अफगानिस्तान से होकर के हिंदुस्तान में राज करके चले गए। और अफगानों का राज कश्मीर में 66 साल रहा। दुरानी जो एम्पायर है, उन्होंने राज किया। तो आप देख सकते हैं, मेरे कहने का मकसद है कि भारत और अफगान का जो रिश्ता है काफी नजदीकी रिश्ता है। लेकिन आज की तारीख में हम तालिबान को एक आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। हम लोग तालिबान के साथ क्योंकि वो आतंकी संगठन है। हमारे संबंध नॉर्दर्न अलायंस, जिसमें ताजिक हुए, उज्बेक हुए, हजारा हुए, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और आज की तारीख में भी जो अफगान के अंदर जो अफगान गवर्नमेंट है, उसके साथ भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। अफगान के जो पुराने राष्ट्रपति रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, करजाई जी। और आज की तारीख में जो घानी है और अब्दुल्ला है, जो दोनों मिलकर के सरकार चला रहे, उन सब के संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। ऐसे इस माहौल में अब जब तालिबान जो है, जिसके साथ 2018 से अमेरिका लगातार नेगोशिएट कर रहा है, और पिछले 20 साल से अमेरिका को लगा कि उन्होंने इतने अरबों डॉलर खर्च कर दिए और उन्हें कुछ नहीं हासिल हुआ। और जो मकसद था उनका 9/11 के बाद कि भाई अल-कायदा को बर्बाद करना और ओसामा बिन लादेन को, जिसने की बर्बादी की अमेरिका के अंदर, उसको मारना, तो वो तो उनका जो मेन एम था वो तो हासिल हो गया, ओसामा बिन लादेन को मार दिया। तो अल-कायदा जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक आतंकी संगठन है, उसको खत्म करने में परेशानी हुई। और उसको क्यों खत्म करने की परेशानी हुई? क्योंकि पाकिस्तान जो है हर हमेशा अल-कायदा को पनाह देता रहा। आईएसआई जो है वो तालिबान को तैयार करती रही। जो सोवियत यूनियन है, जिसको पीछे पिछाड़ा गया, वो थे मुजाहिदीन, और रबानी की सरकार थी। मुजाहिदीन जो है, क्योंकि कहते हैं ना पावर करप्ट, एंड एक दफा पावर दिमाग में घुस जाए तो मुश्किल होता है। तो मुजाहिदीन लोगों ने अच्छी तरह गवर्न नहीं किया। जब सोवियत यूनियन चला गया, उसकी जगह पे फिर पाकिस्तान ने तालिब मतलब स्टूडेंट्स, बच्चे, उनको अपने मदरसों में ट्रेन कर करके एक तालिबान ग्रुप बनाया, जिन्होंने इतनी जल्दी अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया उस वक्त 2000 में कि पता ही नहीं चला दुनिया को कि हुआ कैसे ये। तो उसके पीछे हाथ था पाकिस्तान का। और जो तालिबान है उसको पूरा फंडिंग आ रहा था सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ये फंडिंग हो रहा था। और जब जिस तरीके से जो कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए जो तालिबान संगठन है, 5 साल उन्होंने रूल किया। जब उन्होंने 9/11 अमेरिका में किया तो उनको हटाया और अमेरिका आया 2001 में। और 2001 से लेकर के लगातार पिछले 20 साल से अमेरिका ने राज किया है। आज की तारीख में 42% लोग जो अफगानिस्तान की आबादी है वो 15 साल से नीचे है। उन्होंने तालिबान के उस सरकार को नहीं देखा है। तो तालिबान मतलब उन्होंने एक अच्छे दिन देखे हैं अमेरिका के नीचे, मोबाइल देखा, इंटरनेट देखा, अच्छे दिन देखे, हवाई जहाज देखे, दुनिया भर के देखा। और ये जो है, ये है एक इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन जो विश्वास रखता है शरिया में, जो विश्वास रखता है कि जो भी आदमी होगा उसकी दाढ़ी होगी, और जो औरत होगी वो बुर्खा डालेगी, वो घर के अंदर रहेगी,
वो घर के बाहर नहीं जाएगी, पढ़ लिख नहीं सकती है, वो एक बिल्कुल ही पाँव के नीचे दबी रहेगी। ऐसे माहौल में तालिबान की सोच है। उस सोच में और अमेरिका की सोच में और अमेरिका के करने में अंतर रहा। लेकिन 20 साल अमेरिका के अफगानिस्तान में रहने के बावजूद भी अफगानिस्तान में जो तालिबान का दबदबा है वो कम नहीं हो पाया, क्योंकि तालिबान जो है वो सुन्नी है और 90% लोग जो अलग अलग तरह के जो तालिबान में है लेकिन है पठान। और इसके कारण जो बाकी जो नॉर्दर्न अलायंस है वो है अलग, उसमें कुछ पठान भी हैं लेकिन अधिकतर लोग बाकी इसके हैं। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है उसका रुख हिंदुस्तान की तरफ है। वो चाहते हैं कि एक लोकतंत्र के तौर पर अफगानिस्तान में आए। अब ये तालिबान चाहता है कि एमिरेट रहे, एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ना कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो ये जो सोच है, इस सोच के कारण अब जो तालिबान है, जब 2018 से बातचीत शुरू हुई अमेरिका के साथ, तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम आपके एक भी जवान को नहीं मारेंगे, और उन्होंने उसके ऊपर पूरा किया और एक भी अमेरिकन सोल्जर जो है मरा नहीं। 2018 के बाद अफगानिस्तान के अंदर उससे पहले हजारों मरे और कई हजारों जो है वो घायल भी हुए। लेकिन इस बात को उन्होंने कहा, ये कहने के कि भाई मई 2021 तक आप अफगानिस्तान छोड़ देंगे। लेकिन वो ट्रंप की सरकार के साथ था। जब बाइडेन की सरकार आई, उन्होंने कहा वो तो होना थोड़ा मुश्किल है, हम 9/11 जो सितंबर 2021 है तब तक हम छोड़ करके चले जाएंगे। पर अचानक जब अमेरिका ने सोचा कि अब ज्यादा दिन क्या रहना, फटाफट 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 उन्होंने अफगानिस्तान खाली कर दिया। आज की तारीख में तकरीबन मैं कहूँगा 90% से भी ज्यादा अमेरिकन ट्रुप्स ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया है। और जैसे ही अमेरिका ने छोड़ना शुरू किया, अफगानिस्तान चाहे कुछ भी बोले, उसके कथनी और करनी में अंतर हो गया और अफगानिस्तान में तालिबान ने वही करना शुरू किया जो उसके जो जिसके लिए वो जाना जाता है। वही उस तरीके से एट्रोसिटीज, वही कट्टरपंथी रुख, वही लोगों को मारना, जो भी पुरानी आज की सरकार के साथ दिखे खड़े उनको मारना, मतलब अफगान की जो सरकार है उसके साथ रहना। आप कह रहे थे कि 3 से 4 लाख अफगान नेशनल आर्मी है, उसके पास हवाई जहाज है, उसके पास टैंक्स हैं, उसके पास बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके पास मिसाइल्स है, रॉकेट्स है, सब कुछ है। लेकिन वो क्यों पलायन कर रही है, क्यों तजाकिस्तान में भाग रही है, क्यों इधर उधर अपने हथियार छोड़ के? क्योंकि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर्स। क्या ये अपने जो तालिबान है इनके पास AK-47 है और शायद लाइट मशीन गन और थोड़े बहुत रॉकेट लॉन्चर्स ही होंगे, लेकिन जज्बा है, जोश है, मर मारने का, काटने का उनमें वो अलग ही है। वो जो कहते हैं, जो पठान की जो जाना जाता है उसमें 4 एक चीजें बहुत जरूरी है। एक तो अपना पठान हूं करके उसमें वो एक अलग सा जज्बा आता है। दूसरा, वो सब एक ही भाषा बोलते हैं, क्योंकि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, हजारा भी है, पश्तून भी, अलग अलग भाषा बोलते, तो ये सब पश्तून बोलते हैं। इनमें पख्तून वाली करके कोड है, उनका अपना एक बिरादरी जिसे बोलते हैं, पश्तूनों की बिरादरी जो है वो बहुत माने रखती है। और इस्लाम वो पीछे जा सकता है पर पश्तून वाली नहीं पीछे जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इस ऐसे माहौल में आज की तारीख में हमें, भारत को अब कोई विलय नहीं रहा। जब हमें अगर कल तालिबान की सरकार बननी है तो हमने तालिबान के साथ बातचीत करनी है। क्यों करनी है? हमने $3 अरब का इन्वेस्टमेंट किया है अफगानिस्तान के अंदर, जिसपे हमने अफगानिस्तान को पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, पावर हाउस बनाए, अस्पताल बना के दिए, रास्ते बना के दिए। तो भारत का जो एक इमेज है अफगानिस्तान के अंदर, एक अच्छी इमेज है बनिस्बत पाकिस्तान की। जो इमेज है वो मार धाड़ काट पीट, एक तरीके से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से लड़ाना, तीसरे ग्रुप से करवाना, वो पाकिस्तान की इमेज है। भारत की जो इमेज है वो बहुत अच्छी है। भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो पूरा तकरीबन हम $8 अरब का क्या किशमिश हुआ, आपने का ये क्या उसको बोलते हैं, वॉलनट्स हुए, रेजिन हुए, पिस्ताचे हुए, चिलगोजे हुए, ये सारे के सारे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में आते हैं। तो अफगानिस्तान देखता है कि भारत जो है एक अच्छा देश है, एक अच्छा लोकतंत्र है, एक इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। लेकिन तालिबान जो है एक
आतंकी संगठन है और भारत का हर हमेशा से ये एक स्टैंड रहा है कि एक आतंकी संगठन के साथ हम लोगों ने बातचीत नहीं करनी है, लेकिन अब बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन हम जैसे अपने फॉरेन मिनिस्टर ने कहा शंघाई कॉर्पोरेशन में भी कि भाई हम चाहेंगे अफगानिस्तान के अंदर सरकार जो बने वो अफगानों की बने और अफगानों के द्वारा ही बने और अफगानी ही राज करें, इसमें कोई शक नहीं। और वहां से वो आतंक को ना फैलाए। बहुत बड़ी बात है कि अफगानिस्तान एक आतंक का गढ़ नहीं होना चाहिए। तो सर मेरा सर आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि आप क्या मानते हैं कि सर पॉलिटिकल सेटलमेंट जो अफगानिस्तान में वही एटर्नल पीस के लिए अच्छा है या नहीं है, उसके बारे में कुछ बताएं सर। ये देखिए जो पॉलिटिकल सेटलमेंट अभी हुआ है अभी यूएस का इसके साथ, और जिस तरीके से बातचीत चल रही है, टर्की में बातचीत चल रही है, रूस में बातचीत चल रही है, दोहा में बातचीत चल रही है, सबके साथ बातचीत चल रही है, और भारत भी बैक चैनल से तालिबान के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अभी आप कुछ भी कहें, हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स को बचाएगा कौन? जिस तरह से कंधार से हमारे सारे लोगों का हम लोगों ने वापस ले लिया और चंद एक ही लोग हमने अपने काउंसिलेट में रखे हैं, तो हमारे जो लोग हैं, जो हमारे द्वारा जो बनाए गए एसेट्स हैं उधर, उनकी रखवाली कौन करेगा? या तो वो तोड़ देंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो हक्कानी नेटवर्क है, पाकिस्तान का जो अलकायदा है, पाकिस्तान के जो बाकी जो सपोर्ट तालिबान को मिल रहा है, उनका तो मकसद होगा कि हिंदुस्तान की जो छवि है इसको बर्बाद किया जाए, पावर प्रोजेक्ट को तोड़ दिया जाए, इनके पार्लियामेंट बिल्डिंग को धस दिया जाए, इनके अस्पतालों को तोड़ दिया, क्योंकि उनमें तो वो इंसानियत नाम की चीज है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको उस तरीके से हिंदुस्तान के बरखिलाफ खड़े रहने की वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान सोचता है एक डीप स्टेट होने के नाते कि हमको पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान विलय नहीं होएगा, पर प्रॉक्सी के तौर पर हम अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर पाएंगे, और यही कारण है। लेकिन आज की तारीख में जब हमें तकरीबन निश्चित ही है कि तालिबान ने ही रूल करना है, और जो सरकार आज की तारीख में है उसका जिस तरीके से नहीं लग रहा है, जो वो कह रहे थे कि हमारा दबदबा है, ये है वो है, ऐसे लगता नहीं है। और जिस तरीके से तालिबान बोल रहा है कि हमारे 85% अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल है, चाहे 85 ना भी हो, न को 75 ही हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इलाका है। और काबुल को छोड़ करके जहाँ पे तकरीबन मैं कहूँगा 40-45 लाख लोग रहते हैं, हो सकता है उधर अभी भी अफगान गवर्नमेंट की छवि होगी, थोड़ी बहुत चलती होगी, लेकिन इर्द गिर्द जितने भी हैं, चाहे मज़ार शरीफ है, हेरत है, कंधार है, जलालाबाद है, सब जगह तो अब तालिबान ने धीरे 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 करके कब्जा कर लिया। तो अब अफगानिस्तान ने, तालिबान ने उधर ही नहीं, अगर आप देखें तो पेशावर में भी उनके जलसे शुरू हो गए हैं, क्वेटा में भी उनके जलसे शुरू हुए हैं। तो पाकिस्तान को भी अब फिक्र लगने लगी है कि जिस प्रकार से जिस सांप को उन्होंने पाला था ये सोच करके कि सिर्फ दूसरों को ही डसेगा, अब वो उनको भी डसने लगा है। क्योंकि तालिबान वो जो पाकिस्तान बार बार कहता है गुड तालिबान और बैड तालिबान, बैड तालिबान वो है जो उनकी नहीं सुनते हैं, और गुड तालिबान वो है जो पाकिस्तान की सुनते हैं। जो गुड तालिबान और बैड तालिबान, और जैसे मैंने कहा पठान जो है वो उसका बेसिक एम है उसकी बिरादरी, वो उसका जो प्यार है वो अपने पठानों की तरफ है, पाकिस्तान से उसे कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। और इसमें आप देखेंगे कि चीन भी अब बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान का दबदबा चलेगा अफगानिस्तान के अंदर, तो चीन ने भी तकरीबन $3 अरब का निवेश किया है, और उसका निवेश है कि अफगानिस्तान से किस प्रकार से जो कॉपर है, तांबा है और बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको लेकर के भाग जाए। यानी कि चीन की सोच है एक दुकानदार की कि मैं पैसा डाल रहा हूं और मैं अपना पैसे का कैसा वसूल करूं और भाग जाऊं, और उसका वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान को कहता है आप हमारे को प्रोटेक्शन दो, हम वहां से सामान निकालेंगे। और अभी आपने देखा कल क्या हुआ, एक बस उड़ गई जिसमें चीनी जो इंजीनियर्स थे वो मारे गए, पाकिस्तानी मारे गए। तो ऐसे हालात में जहां बलूचिस्तान में भी इनके बरखिलाफ, चीनियों के बरखिलाफ आवाज उठ रही है, जिस तरीके से पाकिस्तान भी अपने आप को उतना सेफ और सिक्योर नहीं पा रहा है अफगानिस्तान के अंदर जितना उसने सोचा था। जो मुल्ला बरदर है जो पाकिस्तान की जेल में था, अब वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है तालिबान का दोहा में।
अफगान गवर्नमेंट उनसे बात कर रही है, अखुंजादा है वो अफगानों का है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे करके ये जो पठान के जो ट्राइबल लीडर्स हैं ये किसी के नहीं है, ये अपनी ही बिरादरी के हैं और उनकी सोच एक ही है कि हम कैसे राज कर सकते हैं, और वो राज उन्हें कोई लेना देना नहीं किस प्रकार से राज होगा। तो ये जो सोच है ये एक भयानक सोच है जो आज की तारीख में जब हम बोलते हैं ह्यूमन राइट्स, और आज की तारीख में जब हम बात करते हैं लोकतंत्र, आज की तारीख में हम बात करते हैं विमेन्स एम्पावरमेंट, हम आज की तारीख में बात करते हैं एजुकेशन, वो उससे बहुत परे है, वो उससे बहुत परे। वो अभी भी अपने शरिया और इस्लाम और उस तरह के कट्टरपंथी सोच उसी में डूबे हुए हैं। मतलब हमारे लिए वो बहुत पीछे है और उनके लिए हम लोग बिल्कुल बेकार हैं, हम लोग बेकार। और वो ही हैं जो आज की तारीख में एमिरेट, मतलब जिस तरीके से वो चाहते हैं देश होना चाहिए, राज करना चाहिए, वो अपना तरीका अपना रहे हैं। तो ऐसे माहौल में मैं कहूँगा कि आज की तारीख में ये कहना कल क्या होगा अफगानिस्तान में मुश्किल है। हम लोगों को अपने बॉर्डर्स को संभालना पड़ेगा, हम लोगों को यकीन करना पड़ेगा कि वहां से कोई स्पिल ओवर होकर के जो आतंकवादी है पाकिस्तान उनको हिंदुस्तान के अंदर ना ढकेले। इसलिए पाकिस्तान जो अपना LOC है उसके ऊपर हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी, हिंदुस्तान के अंदर अपने आंख और कान सतर्क रखने पड़ेंगे कि किसी प्रकार से अलकायदा हुआ, तालिबान हुआ, लश्कर तैयबा हुआ, ये लोग करके किसी अपने मदरसों में या अपने लोगों को बहकावे में ला करके हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा आतंक ना फैलाए। तो हमें सतर्क रहना जरूरी है और साथ साथ तालिबान से बातचीत करनी भी जरूरी है। हिंदुस्तान की अपने अफगानिस्तान में शांति होगी, हिंदुस्तान में शांति होगी। जी, तो सर आप क्या मानते हैं कि जो अभी हाल के दिनों में बगराम एयरबेस को एक बहुत ही जल्दबाजी में US आर्मी ने बहुत जल्दी खाली किया है, सर आप उस चीज के ऊपर सर क्या कमेंट करना चाहते हैं? ऐसे है कि अमेरिका ने सोच डीनडक तो करना ही था, और बगराम काबुल से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पे है। पिछले 20 साल से दबदबा था, इतना बड़ा एयरबेस है, प्लस अफगानी जो धीरे धीरे है उनको ट्रेन किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचा कि अब बताने में जिस तरीके से आप देख रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस ने उनको बताया होगा कि जिस तरीके से तालिबान धीरे धीरे करके सब जगह अपने पांव फैला रहे हैं, ऐसे ना हो जाए कि जाते जाते नुकसान हो जाए। तो उस जाते जाते नुकसान होने से पहले अच्छा है कि हम सितंबर या अगस्त का इंतजार क्यों करें, पहले ही क्यों ना निकल जाए। और अपने आप उनको खुद ही पता चल जाएगा कि अमेरिका के होते हुए सब देशों को फायदा था। आप देखेंगे चीन उसका फायदा उठा रहा था, पहले तो चीन बोला था अमेरिका ने, अब जब अमेरिका निकल गया सबसे हल्ला ज्यादा कौन कर रहे हैं, चीन, कि अमेरिका क्यों निकल गया। अमेरिका ने पूरे वहां पे अशांति फैला करके अमेरिका निकल गया। पाकिस्तान को परेशानी हो रही है, रशिया को परेशानी हो रही है, ईरान को परेशानी। मतलब अमेरिका जब तक था, चाहे हम अमेरिकन को कितनी भी गाली दे, पर तकरीबन कुछ शांति उस इलाके में थी। तो अब अमेरिका के जाने से पता चला कि अमेरिका ने अपने कितने लोग गंवाए, कितने पैसे लगाए, और उसके बाद और उसका फायदा सबने उठाया। चाहे अमेरिका को भी हुआ कि अलकायदा के ऊपर, और अमेरिका में भी पिछले 20 साल से इस तरह के हादसे नहीं हुए जो 9/11 जैसे हादसे हुए, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए कुछ कुर्बानियां दी, और उस कुर्बानी को अमेरिका को लगा होगा अब हमें क्या फायदा हो रहा है, हम अपना ही पैसा लगा रहे हैं, हम अपने ही जवान लगा रहे हैं, और अफगानिस्तान जो है जो सोच है वो तालिबान वाली ही सोच है। तो उनसे अच्छी तरीके से बात किया जाए और चुपचाप निकलने में ही फायदा है, बनिस्बत उधर रुकने से कोई फायदा नहीं है। और इसका अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सारे देश, हिंदुस्तान भी ईरान के साथ बात कर रहा है, हिंदुस्तान रशिया के साथ बात कर रहा है, हिंदुस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति हो, हिंदुस्तान चाहेगा कि अपना जो सॉफ्ट पावर है, चाहे मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, अब डिजिटल गवर्नेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे हिंदुस्तान का अच्छी छवि है, वहां पे अफगानी उसका फायदा उठा सकते हैं। और पाकिस्तान जो है अब धीरे धीरे करके शायद अफगानियों को भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि पाकिस्तान जो है वो एक आतंक का गढ़ है। वो अफगानियों से उनको प्यार नहीं है, उनको आतंक से प्यार है, उनको उस इलाके से प्यार है, लोगों से प्यार नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान को लोगों से प्यार है। लोगों हिंदुस्तान को आतंक फैलाने में कोई कुछ नहीं है, अपना तो कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, अपनी कोई कॉमन बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ नहीं है। तो पाकिस्तान की है, ईरान की है, ताजिकिस्तान की है, उज्बेकिस्तान की है, किर्गिस्तान की है, चाइना की है, वखान कॉरिडोर के द्वारा। तो ये जो सारे के सारे देश जिनको अब
तालिबान के राज से तकलीफ होगी, और उनको अगर तकलीफ होगी हमें बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी जो मंशा है हमेशा नापाक हरकतों में ही लगी रहती है, और वो नापाक हरकतें जो है वो अफगानिस्तान के द्वारा करने की कोशिश करेगा, हिंदुस्तान के अंदर उस तरह का आतंक फैलाने की कोशिश करेगा। और 66 साल कश्मीर में अफगानियों ने दुरानी के द्वारा राज किया है, उसके जी। बाद सिखों ने राज किया है, और उसके बाद डोगरा ने राज किया है। तो मुगलों के बाद जो उसके बाद दुरानीज आए, अफगानिस्तान से आए, 66 साल उन्होंने, तो मालूम है। तो ये जो इस तरह के थोड़े बहुत जो अफगानिस्तान और भारत के बीच